हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड पोर्शन, जिसमें हम फिनॉल को कंप्लीट करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि फिनॉल पर आखिर कैसे क्वेश्चन हमारे नीट या जेई में आते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अल्कोहल फिनॉल ईथर यूनिट में ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो फिनॉल पर बनते हैं। फिनॉल में कौन कौन से पोर्शन है जहां पे हमारे प्रीवियस ईयर्स में ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिनॉल हम लोग जानते हैं, बेंजीन पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो फिनॉल कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पढ़ना थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे है। फिनॉल बेसिकली होते क्या हैं? ये हमारे पास बेंजीन है। अगर मैं बेंजीन का हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह OH ग्रुप को रख देता हूं, मतलब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बना देता हूं, तो ये कंपाउंड कहलाएगा फिनॉल, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं। आपको पता है फिनॉल का सेकंड नेम क्या है? मैं आपसे बता रहा हूं, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इसे कहा जाता है फिनॉल। फिनॉल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पे OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो। अगर इनडायरेक्ट जुड़ा है तो वो फिनॉल नहीं है। रिमेंबर, फिनॉल में कुछ चीजें बहुत स्पेशल हैं। जैसे हम लोग ये बात जानते हैं कि फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से लिंक है, और बेंजीन का ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों sp2 है? प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल बेंजीन का हर कार्बन कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनाया हुआ रहता है, हर कार्बन। और जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है वो ऑब्वियस सी बात है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो फिनॉल में OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहां पर एक और बात हम आगे कर लेते हैं। फिनॉल में अगर मैं फिनॉल में कोई डेरिवेटिव देखूं जिस पे जनरली क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, अब मैं फिनॉल का भी डेरिवेटिव देख रहा हूं, मैं फिनॉल के साथ रख रहा हूं CH3। ये बड़ा स्पेशल कंपाउंड है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि ये पोजीशन ऑर्थो कहलाती है। हम लोगों को पता है कि बेंजीन पर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पैरा कहलाता है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 ऑर्थो कहलाता है, डिनोटेड बाय O, और कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 मेटा कहलाता है। ये हम लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी बेसिस पर मैं ये बता रहा हूं, अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ेगा तो इसे हम बोलेंगे ऑर्थोक्रेसॉल। अगर यही CH3 मेटा पर चला गया, क्या मैं इस पोजीशन को मेटा बोल सकता हूं? बिल्कुल मेटा बोल सकते हैं, क्योंकि आप नंबरिंग अगर OH वाले कार्बन से करोगे तो ये आएगा 1 2 3, थर्ड कार्बन मेटा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेटाक्रेसॉल। और अगर वही OH ग्रुप की रिस्पेक्ट में CH3 आ गया फोर्थ पोजीशन पे, और फोर्थ होती है पैरा, तो इसे बोलेंगे पैराक्रेसॉल। तो एक बात तो याद रखना, क्रेसॉल बेसिकली ये टर्म एग्जाम में ज्यादा यूज करी जाती है। 2 मिथाइल फिनॉल या 3 मिथाइल या 4 मिथाइल फिनॉल जैसे वर्ड कम यूज करे जाएंगे, क्रेसॉल जैसा वर्ड ज्यादा यूज करा जाएगा। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जिसपे सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है? कभी कभी फिनॉल बेंजीन पर डबल OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो बात यह है कि बेंजीन से डायरेक्टली लिंक 1 OH ग्रुप हो या 2 OH ग्रुप हो, वो फिनॉल की कैटेगरी में आता है। जैसे ये कंपाउंड यहां पे सेकंड OH ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आया, तो हम इसे बोलेंगे ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी, क्योंकि दो OH ग्रुप हैं बेंजीन। और ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन को एक और नाम से जाना जाता है कैथेकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप हो तो उसको बोला जाएगा कैथेकॉल। अगर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप हो, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 3, थर्ड मतलब मेटा, तो इसका नाम कॉमनली अगर लिखोगे तो क्या होगा? अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूं तो इसका नाम आ जाएगा मेटा, बस M आ जाएगा, मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो मेटा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन
या रिसोर्सिनॉल। मेटा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन एग्जैक्टली रिसोर्सिनॉल होता है 1,3 पोजीशन, और अगर 1,4 पोजीशन है, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि फोर्थ पोजीशन पैरा है, तो इसका नाम होगा पैरा डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, या फिर एक बहुत स्पेशल नेम है क्विनॉल। और यही क्विनॉल है जो आगे जाकर क्विनॉन बनाएगा। कैसे बनाएगा हम लोग समझेंगे आगे। फिलहाल आप लोग जो अभी बोर्ड पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसॉल, क्रिसॉल वाले कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कैथेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, ध्यान रखना, इस पर सीधा हमारा क्वेश्चन बनता है। आप लोग इतना नोट करो, फिर आगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर अब हम आते हैं प्रिपरेशन मेथड पे। प्रिपरेशन मेथड बताने से पहले एक जरूरी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं मैं। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत फास्ट स्पीड में सिंगल लेक्चर में 30-40 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा यूनिट कवर कर लें। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। मैं चाहूं तो एक सिंगल वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जैसे चैप्टर को कवर कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए वो चीज सही नहीं रहेगी। रिमेंबर, काम हमें वो करना है जो हमारा रिजल्ट दे, अच्छा रिजल्ट दे। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आप खुद सोचो। सिर्फ नाम के लिए कि एक दिन में मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया और मेरा काम बन गया, सिर्फ नाम के लिए हम अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं जिस तरह आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मैं स्पीड मेंटेन करते हुआ चल रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराता हुआ चल रहा हूं, और अगर बेसिक्स की जरूरत लगती है तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बस आप लोग इतना साथ दो मेरा कि आप लोग इन सारी चीजों को घर पे बैठकर रिवाइज कर लो। एक बुक उठाओ, MCQ सॉल्व करना शुरू करो, और अगर बुक नहीं मिल रही है, MCQs नहीं मिल रहे हैं, तो भैया कमेंट करो, हम लोग MCQs प्रोवाइड करेंगे आप लोगों के लिए, साथ में उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में बहुत चीजें सीखने वाली हैं, ध्यान रखना, याद करने वाली, सिर्फ याद करने वाली नहीं है, सीखने वाली है। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हम लोग लेते हैं ये मेरे पास एक सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट, जिसे हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट भी बोलते हैं। इस सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट को, या मेरे पास अगर मान लो कोई हेलोइरीन है, मोस्टली क्लोरोबेंजीन लिया जाता है, X की जगह Cl लिया जाता है, X की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है, चाहे वो सोडियम सल्फोनेट का हो या हेलोजिनेटेड बेंजीन का हो, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मुझे लेना होगा एल्कली, और एल्कली के साथ मुझे करना होगा फ्यूजन। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। जब आप NaOH जैसा कुछ किसी एल्कलाइन केमिकल कंपाउंड को लेते हो, तो कभी ये बेवकूफी मत करना, ये गलती मत करना कि सीधे सोडियम और NaSO3 को निकाल दिया और वन स्टेप में फिनॉल बन गया। नहीं होता। होता यह है बेसिकली, जब भी मैं NaOH लूंगा, रिमेंबर, जब भी मैं NaOH लूंगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे SO3Na, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं NaOH के साथ, तो जब भी मैं NaOH लेता हूं तो हर बार NaOH का H एक्टिव होगा और यहां के ग्रुप को निकाल देगा। मतलब क्या निकल जाएगा? NaHSO3। फाइनली मेरे पास बचेगा क्या? यहां मेरे पास बचेगा बेंजीन, और बेंजीन के बाद इस जगह से मेरे पास बचेगा ONA। हर बार हम नोटिस करेंगे कि हमें मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। NaOH जब भी लोगे आप, वहां पर Na की जगह अकेला H एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, यहां के ग्रुप को निकाल के बाहर ले जाएगा और बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या ये फिनॉल बना? बिल्कुल नहीं बना। अब इससे अगर मुझे फिनॉल बनाना है तो मैं इसका करूंगा एसिडिफिकेशन, मतलब एसिड से रिएक्शन। एसिड से रिएक्शन करने के 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट मैं एसिड को लिख दूं, चाहे HCl हो, H2SO4 हो, कोई भी एसिड जिसमें H पॉजिटिव होता है, या तो मैं डायरेक्ट एसिड लिख दूं, या मैं ऐसे लिख दूं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एक ही बात है। तो होगा ये, चलो एसिड का रिएक्शन देखते हैं। ये H
सबसे पहले ये सोडियम क्लोरीन के साथ निकलेगा, H इस सोडियम की जगह चला जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा फिनॉल। ये डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ध्यान रखना MCQ में कंपाउंड A कंपाउंड B वाले क्वेश्चन आते हैं। चलिए यहां पर देखते हैं, ये ग्रुप बेंजीन पर जुड़ा हुआ है। चलो इस बार भी मैं NaOH ले लेता हूं, आप लोग डिसाइड करो क्या होगा। क्या सोडियम और X निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं निकलेंगे। यहां का H इस X को लेकर निकलेगा और NaO उस X की जगह चला जाएगा। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड जब भी बने उससे फिनॉल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे एसिडिफिकेशन करा दो, चाहे तो डायरेक्ट HCl लिख दो या वाटर अलोंग विथ एसिड आप लिख सकते हो। और यहां पर हमारे पास फाइनली जो तैयार होगा वो होगा फिनॉल। तो आप लोग देख सकते हो कि जब भी आपके पास ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जब भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हो और उस एरोमेटिक कंपाउंड पे कोई ग्रुप हो और तुम रिएक्शन करा रहे हो NaOH से, तो सीधे NaOH के H को रिएक्ट कराना, बचा हुआ NaO जोड़ देना, सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद बनाना फाइनल प्रोडक्ट। ये काम आगे भी काम आएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेकेंड वाला रिएक्शन थोड़ा स्पेशल रिएक्शन है और इस रिएक्शन को बोला जाता है डाउस प्रोसेस। आप लोग इतना नोट करो, इसे रब करके मैं स्टार्ट करता हूं थर्ड रिएक्शन। ओके, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसे। देखो, अगर हमारे पास हेलोइरीन है तो हेलोइरीन में हमारे पास यहां पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। या तो जैसा कि मैंने अभी बताया, डाउस प्रोसेस, पहले NaOH लिया फिर HCl लिया या एसिडिफिकेशन कराया तो फिनॉल बन गया। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप इसका रिएक्शन पहले करा देते हो मैग्नीशियम से, वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये मैग्नीशियम इस बेंजीन और Br के बीच चला जाएगा और ये जो प्रिपेयर हुआ इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX या ArMgX, सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम MgBr और बेंजीन के बीच चला जाएगा और फिर हम लोग इसका एसिडिफिकेशन करते हैं या वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली यहां से MgBr इस OH के साथ निकल जाएगा, बचेगा हमारे पास बेंजीन विद OH प्लस MgBr विद दिस OH सेपरेट हो जाएगा और ये बन गया हमारे पास फिनॉल। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है। अगर हेलोइरीन से हमें फिनॉल बनाना है तो ये सेकंड मेथड है। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है, डायजोनियम सॉल्ट। मैं X नहीं ले रहा हूं, मैं बल्कि ले रहा हूं A। N2 पे प्लस आएगा, A पे नेगेटिव आएगा। यहां A नेगेटिव की जगह ये चीज है डायजोनियम सॉल्ट, यहां A नेगेटिव की जगह मैं X नेगेटिव ले सकता हूं, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन ले सकता हूं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, या फिर यहां पर ले सकता हूं मैं HSO4 नेगेटिव एटसेट्रा। इनमें से कोई भी मोनो नेगेटिव आयन ले सकता हूं। और डायजोनियम सॉल्ट अगर तुम्हारे पास है और तुम्हें फिनॉल चाहिए, सीधे बॉईल करा दो इसको। जब बॉईल कराओगे तो यहां का H इस A ग्रुप को वॉटेवर जो भी A की जगह है उसके साथ निकल जाएगा। हम लोगों को एक बात पता है, डायजोनियम सॉल्ट में ये जो N2 है, ये N2 रुकना पसंद नहीं करता, ये बेंजीन से भागना पसंद करता है। तो जैसे ही रिएक्शन से A निकला उसके पीछे पीछे N2 निकल जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास बचेगा इधर से बेंजीन और इधर से बचेगा OH एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। तो
तो आप देख सकते हो फिनॉल को बनाने के बहुत सारे मेथड है। इसके बाद वाला मेथड जो मैं बताने वाला हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड मेथड फॉर जेईई और नीट 2020। फिलहाल आप लोग इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, चाहे आप 12th के लिए देखो या आईआईटी के पेपर, जेईई के पेपर को देखो या नीट एग्जाम को देखो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है बेसिकली? ये कंपाउंड हम लोगों को, ये जो कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है इस वक्त, जहां पर सेकंड कार्बन पे बेंजीन ग्रुप अटैच है, जिसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ये कंपाउंड एग्जैक्टली क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब सबसे पहले मैं फिनॉल बना रहा हूं इससे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं आप लोगों को। क्यूमीन पर जब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है, तो वो क्या करता है, एग्जामिनर आपको 2 कंपाउंड देता है, एक एरोमेटिक जिसमें बेंजीन है और एक एलिफेटिक जिसमें कार्बन की चेन है। इन दोनों को रिएक्ट कराता है, फिर बोलता है कि इन दोनों के रिएक्शन के बाद एक कंपाउंड बना ए, और वो जो ए बनेगा वो हमेशा क्यूमीन होगा। फिर उस ए का हमने करा ऑक्सीडेशन। जब आप क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन करते हो तो यहां पे CH जो दिख रहा है आपको, यहीं पर CH पर दोनों ऑक्सीजन आकर जुड़ जाते हैं। तो क्यूमीन का जब एयर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और ये एग्जैक्टली बी है। फिर एग्जामिनर बोलता है कि आप बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना, जब भी आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड देकर क्वेश्चन बनाता है तो आप इस बात का ध्यान रखना, वो एलिफेटिक कंपाउंड ऐसा देता है जिसमें बेंजीन को कॉर्नर पे जुड़ना चाहिए। लेकिन हमें एक बात पता है, बेंजीन एक नेगेटिव ग्रुप की तरह काम करता है। कोई भी नेगेटिव ग्रुप, शुरू से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, सबसे ज्यादा कौन से कार्बन को प्रिफर करता है जुड़ने के लिए, कौन से कार्बन को पसंद करता है? तो नेगेटिव ग्रुप टर्शरी कार्बन को सबसे ज्यादा पसंद करता है। अगर टर्शरी नहीं मिलेगा तो चेन में कौन से कार्बन को पसंद करेगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी नहीं मिला तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जनरली आप सेकेंडरी कार्बन पे बेंजीन को जोड़ते हो, तब जाकर क्यूमीन बनता है। क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन होगा तो कंपाउंड बी बनेगा। फिर यही कंपाउंड बी ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स C एंड D। अब एग्जामिनर कई बार A B C D चारों पूछ लेता है, कई बार आपसे सिर्फ C और D पूछता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, जब आप इसका एयर ऑक्सीडेशन करोगे तो यहां से ये ग्रुप निकल रहा है, ये पूरा ही ग्रुप निकल जाएगा। ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप है CH3 COCH3, और इसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं। CH3 COCH3, ये बन गया एसीटोन या 2 प्रोपेनॉन। और उसके बाद बच क्या रहा है हमारे पास बेंजीन और OH ग्रुप बच रहा है। तो ये बेंजीन विथ OH ग्रुप, और ये कहलाता है फिनॉल। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है अभी मैं करवाता हूं। फिलहाल आगे आपको और प्रिपरेशन बता दूं, देन इसके क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग। आई होप क्यूमीन वाला मेथड समझ में आ गया होगा। क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाता है, रिमेंबर। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का हम लोग कर देखना है हम लोग कि यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और सोडियम सॉल्ट जब भी हो तो बेस्ट है तुम कर दो उसका डी कार्बोक्सिलेशन। और डी कार्बोक्सिलेशन करने में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर NaOH CaO का मिक्सचर लेते हैं, सोडा लाइम का, और उसके बाद हम करा देते हैं एसिडिफिकेशन, और यहां पर बन जाता है फिनॉल। और ये कंपाउंड कहलाता है सोडियम सैलिसाइलेट। आप लोग इन दोनों मेथड को देख लो। सेकंड वाला ठीक है, कोई खास नहीं है। फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, प्रैक्टिस करना इसकी, इसे नोट करो। हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे।
देखो सिंपल क्वेश्चंस जो बिल्कुल डायरेक्ट आए ना कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करने पर कंपाउंड X बन रहा है, X के बाद आप उसका मिनरल एसिड से रिएक्शन करा रहा हो तो Y और Z कंपाउंड बन रहे हैं। सिंपल क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को जिसका लेवल अच्छा है और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पेशल है। 2018 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P, Q एंड R इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीट 2018 का क्वेश्चन है। या हमें बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन का रिएक्शन करा रहे हैं प्रोपाइल क्लोराइड से या क्लोरोप्रोपेन से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बन रहा है P। क्या है P? जिसने सही बना लिया उसका पूरा रिएक्शन सही हो जाएगा। फिर P का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के बाद जो बच रहा है उसका रिएक्शन कर रहे हैं एसिड से, मतलब एसिडिफिकेशन, तो फाइनली बन रहा है Q एंड R। तो मैं आपको बता दूं जिसने फर्स्ट स्टेप सही कर दी उसका काम बिल्कुल सही होगा। चलो सॉल्व करते हैं। मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि क्वेश्चन और ऑप्शन सब लिखें और साथ में सॉल्यूशन भी लिखें, तो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, आप देख लेना। 2018 नीट का क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? इट इज वेरी सिंपल। हमारे पास बेंजीन है, ऐसे लिखो या ऐसे एक ही बात है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं क्लोरोप्रोपेन से, तो ऑब्वियस सी बात है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। ये रिएक्शन जो है ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। होने वाला ये है कि यहां पर बेंजीन पर निकलेगा बॉन्ड, बेंजीन पर निकलेगा बॉन्ड। बॉन्ड निकलने का मतलब इस जगह से H निकल चुका है और यहां का H इस Cl के साथ HCl बना देगा। फाइनली क्या बच रहा है? CH3 CH2 CH2। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस CH2 को बेंजीन से जोड़ देंगे और जैसे ही हमने ये वाला काम करा, सही बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप वहीं पे गलती कर दोगे। क्यों गलती करोगे? क्योंकि आप देख सकते हो ये वाला कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन बीच में हमारे पास 2 डिग्री है। तो बेंजीन कौन से कार्बन को पसंद करता है? सबसे ज्यादा पसंद करता है टर्शरी को। टर्शरी नहीं मिले तो सेकेंडरी से काम चला लेगा, और सेकेंडरी नहीं हो तो अलग बात है। लेकिन अगर चेन में सेकेंडरी है और तुम बेंजीन को प्राइमरी कार्बन से जोड़ रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तुम्हें करना यह है कि तुम इस वाले बीच वाले कार्बन का जो सेकेंडरी कार्बन है, इस बीच वाले कार्बन का 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन है, इस बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन इस कॉर्नर वाले को दे दो, तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH। अब इस CH से फाइनली तुम बेंजीन जोड़ दो। तो जब तुम CH से बेंजीन जोड़ोगे तो ये तुम्हें जो दिख रहा है ये एग्जैक्टली क्यूमीन है। क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब मैं ज्यादा स्टेप्स नहीं लूंगा। क्यूमीन का जब आप एयर ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्यूमीन का जब हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहां बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। वो नहीं बनाना है, पहले आप एयर ऑक्सीडेशन कर लोगे और उसके बाद जब एसिडिफिकेशन करोगे वाटर से रिएक्शन या वाटर की प्रेजेंस में एसिड से रिएक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में एसिडिफिकेशन करने पर आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां पर एक प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट जिसे हम फिनॉल बोलते हैं, वहीं उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग एसीटोन बोलते हैं। तो ये आपका आ गया Q और ये आ गया R। तो क्या हम लोगों ने इस क्वेश्चन में P, Q एंड R तीनों को आइडेंटिफाई कर लिया? बिल्कुल आइडेंटिफाई करा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब तो बहुत इजी है। मैं आपको बता रहा हूं नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान करती है। ऑर्गेनिक जितनी डिफिकल्ट हमें लगती है उतनी नहीं है। अगर हम कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देंगे ना तो चीजें अपने आप क्लियर होती चलेंगी। तो फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, नीट 2018 का क्वेश्चन है, और टारगेट रखना कि आइंदा अगर मुझे कभी कोई क्वेश्चन इस पैटर्न पे मिला तो मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है। पूरा लॉजिक इस जगह था, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन पे। आप नोट कर सकते हो।
तो यहां पर ये क्वेश्चन करके सॉल्व करके अच्छा फील कर रहे होगे तुम लोग। अब हम आते हैं यहां पर एक और कॉन्सेप्ट जिस पे ज्यादातर क्वेश्चन बने, और वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। और एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर को लेके बड़ी सिंपल सी बात है कि फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू वाटर, और वाटर ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री अल्कोहल, एंड 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कवर करी थी। क्वेश्चन आता है जो है वो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, -I इफेक्ट वाले ग्रुप्स, -I इफेक्ट producing groups increases acidic nature is directly proportional to acidic nature, और +I effect showing groups inversely proportional to acidic nature। अब अगर ये पता चल जाए कि यार माइनस वाले कौन कौन से हैं, प्लस वाले, तो हमारा काम तो बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके लिए आप मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो देख लो यार, जनरल ऑर्गेनिक का नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में यहां मैं क्लियर कर रहा हूं। -I वाले ग्रुप जैसे NO2, बॉन्ड NO2, X, COOH, SO3H एटसेट्रा, ये -I इफेक्ट वाले ग्रुप है। अब +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स को अगर हम देखें तो OCH3 मिथॉक्सी, इथॉक्सी एल्काइल ग्रुप दैट इज R, सेकेंडरी एल्काइल या टर्शरी एल्काइल ग्रुप, तो ये सब +I इफेक्ट वाले हैं। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि ये मेरे पास फिनॉल है, फर्स्ट फिनॉल, इस पर मैं जोड़ देता हूं मिथॉक्सी, सेकेंड फिनॉल इसे मैं रखता हूं नॉर्मल, थर्ड फिनॉल यहां पर मैं ऐड करता हूं NO2 ग्रुप। ठीक है, चलो एक और फिनॉल ले लेते हैं। स्पेस की कमी है बट कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। भैया ये चीज तो चली गई ऊपर, चलो ठीक, होपफुली दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं। यहां राइट साइड सेकंड पोजीशन पे NO2 है, फोर्थ पोजीशन पे। क्या आप लोग ये बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में ऐसे कुछ कंपाउंड दे दिए जाएं कि ये कंपाउंड फर्स्ट है, कंपाउंड सेकंड, कंपाउंड थर्ड, मैंने तो सीधे सीधे अरेंज कर दिए, लेकिन एग्जाम में आपको रैंडम दिए जाएंगे, क्या आप बता सकते हो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे कम एसिडिक कौन है? तो ये तो नॉर्मल फिनॉल है, फिनॉल एसिडिक होता है, लेकिन उस फिनॉल के साथ अगर कोई +I इफेक्ट वाला ग्रुप आ जाएगा तो उसका एसिडिक नेचर डाउन हो जाएगा, मतलब ये कंपाउंड कम एसिडिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथॉक्सी विच शोज +I इफेक्ट। मिथॉक्सी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है नॉर्मल फिनॉल, और नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज NO2 शोज -I इफेक्ट, और नाइट्रोफिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होगा डाइनाइट्रोफिनॉल, और डाइनाइट्रो से ज्यादा होगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो आप लोग ये पॉइंट नोट कर लेना और एसिडिक नेचर को कर लेना अच्छी तरह से। IMP वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नोट कर लो इसे। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, और अब हम आते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस पर। फिनॉल के केमिकल रिएक्शन, ये भी स्पेशल रिएक्शंस हैं आप लोगों के लिए, तो आप 1 बाय 1 देखते जाना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो जनरली होता यह है कि फिनॉल में या किसी भी टॉपिक में वो टॉपिक आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनाता है जहां कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हो। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम सीधे कर दें ब्रोमीन वाटर के साथ, जिसे एक्वस ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन वाटर भी बोला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक वाइट कलर का PPT बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइब्रोमोफिनॉल। आप लोग ध्यान रखना, ये ट्राइब्रोमोफिनॉल एक वाइट प्रेसिपिटेट है। ट्राइब्रोमोफिनॉल,
और ये होता है एक वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। लेकिन अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से कराता हूं और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने में कंट्रोल करने के लिए, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैं कोई मीडियम लेता हूं लाइक CS2 या CCl4, ऐसा लिक्विड लेता हूं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो, लिख लेना लिक्विड विथ लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बिल्कुल नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट में पहले आएगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, फिर उसके बाद बनेगा हमारे पास पैराब्रोमोफिनॉल। तो यहां पर एक बात यह भी क्लियर हो गई है कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आने वाले ग्रुप को पहले ऑर्थो पे जोड़ेगा, 35% कंपाउंड बनाएगा, ऑर्थोब्रोमो फिर 65% बनाएगा पैराब्रोमो। अब यहीं पर अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करा देते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड से जब भी रिएक्शन होता है तो नाइट्रेशन कहलाता है, और नाइट्रेशन करने के लिए तुम्हें लेना होता है HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर, और ये दोनों होते हैं कंसंट्रेटेड। जब नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड होगा तो यहां पर बनेगा एक बड़ा ही स्पेशल कंपाउंड जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल या फिर पिक्रिक एसिड। और ध्यान रहे पिक्रिक एसिड एक एक्सप्लोसिव केमिकल है, एक्सप्लोसिव केमिकल है। और अगर यहीं पर मैं एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन करता हूं, मैं सीधे डाइल्यूट HNO3 ले लेता हूं। अगर मैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहां बनेगा ऑर्थोनाइट्रो फिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आप लोग देख सकते हो चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लग रहा है। डायरेक्ट लिक्विड ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर ले लोगे तो ट्राइब्रोमो वाइट पीपीटी बनेगा। नॉर्मल ब्रोमीन विथ लिक्विड लोगे लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे CS2 या CCl4 या क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल। अगर वहीं हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो बनेगा पिक्रिक एसिड, और नॉर्मल HNO3 डाइल्यूट लेंगे तो बनेगा ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आप लोग पहले इन्हें नोट करो, ये स्पेशल रिएक्शंस हैं। चलिए फिनॉल के कुछ और स्पेशल रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास फिनॉल है, अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिक्सचर के साथ तो हम लोगों को पता है यहां रीमर-टीमन रिएक्शन होगा, और रीमर-टीमन रिएक्शन से यहां पर बन जाएगा फिनॉल पे आ जाएगा CHO ग्रुप, और इसे हम लोग नाम देते हैं सैलिसिल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ये तो एक नॉर्मल सा रिएक्शन हो गया। अगर यहां पर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन CCl4 और NaOH के साथ कराते हैं, आप लोगों को याद होगा इससे पहले मैं करवा चुका हूं ये रिएक्शन। अगर CCl4 और NaOH लेते हैं तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब बात यहीं पर कंप्लीट नहीं होती है, रिएक्शन यहीं पर कंप्लीट नहीं होता है। सैलिसिलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है फॉर फर्दर प्रिपरेशन। सैलिसिलिक एसिड अगर एक बार बन गया और सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन तुम लोगों ने करा दिया, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, तो होगा ये कि ये सैलिसिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहां से इस ग्रुप के साथ निकल जाएगा। देखो बेसिकली ये कंपाउंड क्या है, यहां से हाइड्रोजन इस ग्रुप के साथ निकल जाएगा। ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है CH3COH निकाल देगा, बचेगा क्या हमारे पास, यहां से बचेगा O, इसके साथ ये जुड़ जाएगा COCH3 और साथ में COH ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये बन चुका है एस्प्रिन। एस्प्रिन एक पेन किलर होता है, एनाल्जेसिक, आप लोग याद कर लेना, नोट कर लेना, ये बन जाएगा एस्प्रिन।
अगर इसी का रिएक्शन मैं करा देता हूं मीथेनॉल के साथ तो यहां का H इस OH को निकाल देगा और फाइनली सैलिसिलिक एसिड से H निकल गया OH के साथ, तो यहां बचा C डबल और यहां से आ जाएगा CH3। इसे बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट। आप नोट कर लेना, मिथाइल सैलिसाइलेट या एक और नाम है इसका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। और अगर हम लोग इसी सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन कर देते हैं फिनॉल के साथ तो फिर वही होगा, यहां से H निकलेगा विद दिस OH, C डबल बचेगा और यहां से C6H5 आ जाएगा। इसे बोलेंगे फिनाइल सैलिसाइलेट। आप नोट कर लेना, फिनाइल सैलिसाइलेट या सेलॉल। अब देखो, एस्प्रिन एक पेन किलर है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ये वो केमिकल है जिसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, कॉस्मेटिक क्रीम्स में यूज होता है, कई फूड प्रोडक्ट में भी यूज होता है। सेलॉल एक एंटीसेप्टिक है, सेलॉल एक एंटीसेप्टिक है, नोट कर लेना। तो आप देख सकते हो कि सैलिसिलिक एसिड हमारे कितने काम आ रहा है। चलिए और कुछ देख लेते हैं। ये दोनों रिएक्शन कहलाते हैं रिमर-टीमन रिएक्शन। ये दोनों रिमर-टीमन रिएक्शन कहलाते हैं। अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन CO2 के साथ कराएं अलॉन्ग विथ NaOH तो इसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेशन, और मैं यहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा। सोडियम सैलिसाइलेट बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर सेकंड वाला रिएक्शन बहुत स्पेशल है। अच्छा, इस सोडियम सैलिसाइलेट का अगर मैं फर्दर एसिडिफिकेशन करता हूं, ये सोडियम सैलिसाइलेट ऑन फर्दर एसिडिफिकेशन फिर से ये दे देगा सैलिसिलिक एसिड, और सैलिसिलिक एसिड बना देगा एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम केमिकली बोलते हैं 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसे बोला जाता है मिथाइल सैलिसाइलेट और इसे बोला जाता है फिनाइल सैलिसाइलेट। आप नोट कर लो, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम आने वाले हैं। चलिए कुछ और रिएक्शंस हम लोग फिनॉल के देखते हैं। तो यहां पर फिनॉल के कुछ और स्पेशल रिएक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना इसे। ये हमारे पास फिनॉल है। हम लोगों को एक बात पता है, फिनॉल एक लिक्विड है, डेंस लिक्विड होता है, कई बार सेमी सॉलिड स्टेट में भी मिलता है, कलरलेस होता है प्योर फिनॉल। अगर फिनॉल प्योर है तो कलरलेस होगा, लेकिन फिनॉल अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, कभी कभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, या ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इवन विद एयर और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बना देता है पिंक कलर का कंपाउंड। बेंजोक्विनन। ये बेंजोक्विनन बना देता है। अगर हम लोग फिनॉल को जिंक के साथ हीट करेंगे तो सीधे जिंक इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा और हमें मिलेगा C6H6 और ये कहलाता है बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर फिनॉल को लेकर एक टेस्ट भी होता है। हमारे पास फिनॉल है या नहीं है, वहां पर हम लोग FeCl3 टेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल FeCl3 के साथ कंबाइन होता है, these हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन, और हमारे पास बचेगा फेरिक फिनॉक्साइड कंपाउंड बनेगा। और ये फेरिक फिनॉक्साइड कंपाउंड एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड है। ये वॉयलेट कलर देता है FeCl3 के साथ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिनॉल की जगह यहां पर बेंजोइक एसिड होता तो FeCl3 के साथ बेंजोइक एसिड एक फेरिक सॉल्ट बनाता और ये शो करता बफ कलर। बफ कलर तो आप लोगों को पता होगा, स्लाइट येलोइश होता है, ये बफ कलर शो करेगा। और अगर यहां पर हम लोग फिनॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए कि फिनॉल और अल्कोहल का मिक्सचर है, उसे कैसे पहचाने कि फिनॉल कौन सा है, तो सीधे FeCl3 टेस्ट लगा दो। FeCl3 टेस्ट लगाने पर जहां वॉयलेट कलर दिखेगा वो कंपाउंड होगा फिनॉल। तो आप इसे नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं हम।
फिनॉल से लेकर एक बड़ा स्पेशल रिएक्शन है, ये भी आप लोग जरूर नोट करना और इसे लिख लेना। मैं आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट करके बता रहा हूं। हमारे पास अगर फिनॉल है और स्पेशली एक्सेसिव फिनॉल है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास एक्सेसिव फिनॉल है और आप इसका रिएक्शन करा रहे हो सोडियम नाइट्राइट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में फिनॉल एक कलर्ड केमिकल बनाता है जिससे हम लोग डाई बोलते हैं। और ये कलर्ड केमिकल ये कलर्ड केमिकल, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं रिएक्शन, ये बनेगा इंडोफिनॉल और ये एक रेड कलर की डाई होती है, रेड कलर का केमिकल होता है। और अगर यही इंडोफिनॉल का हम लोग डाइल्यूशन कर दें, मतलब उसमें कोई एल्कली मिला दें, तो ऐसी सिचुएशन में ये बना देगा यहां का H, इस OH को निकाल देगा, बचेगा H की जगह सोडियम। तो ये कंपाउंड जो बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल होता है ब्लू कलर का। और ये जो रिएक्शन मैंने करा है इसे बोलते हैं लिबरमैन नाइट्रोसो प्रोसेस। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? ये कहलाता है लिबरमैन नाइट्रोसो प्रोसेस या लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब आप लोग एक काम कर लेना, हालांकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन अगर हो सके तो कर लेना। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है बेकलाइट। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड अगर हम दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा बेकेलाइट। ये रिएक्शन अगर हो सके तो आप एक बार देख लेना, हालांकि इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है कंपटीशन में। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब भी मिलते हैं वहां पर बनता है बेकेलाइट। रिमेंबर, बेकेलाइट एक पॉलीमर, एक हार्ड प्लास्टिक होता है, स्पेस नहीं है और टाइम भी नहीं है, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग एक बार देख लेना। और फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्राइड अगर हम लोग देखते हैं, फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्राइड, तो इससे मिलता है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन एक इंडिकेटर है। तो आप लोग ये 2 रिएक्शंस देख लेना और फाइनली इसी के साथ हमारा फिनॉल जैसा बड़ा सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ईथर को देखेंगे, ईथर के साथ इस कंप्लीट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उम्मीद है ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट भले ही टाइम ज्यादा लगा है लेकिन आपको समझ में आया होगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये टॉपिक। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से ज्यादा क्वेश्चन फिनॉल बनाता है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस शेयर करो और अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट करो।